हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई पॉलिटिकल साइंस के लिए क्लास 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। इस बुक में कुल 20 चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसमें बीपीएससी टीआरई, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस इन सभी एग्ज़ाम्स में पॉलिटिकल साइंस के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी दिए हुए हैं। इस बुक में उन सभी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इसके ऊपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा है भारत में शक्तियों के विभाजन के संदर्भ में सही नहीं है। पहला है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ और राज्य सरकार के बीच विधायी शक्तियों का एक विस्तृत विभाजन दिया हुआ है। दूसरा है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 2 सूचियां दी हुई हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल एक सही है। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। अगला प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति में। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और इस संविधान के अनुसार उनके द्वारा या तो सीधे या उसके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग किया जाएगा। वह संघ के कार्यकारी प्रमुख हैं। हालांकि राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यकारी है। वास्तविक कार्यकारी शक्तियां मंत्रिपरिषद के पास होती है, जिसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। अगला प्रश्न है, संघीय व्यवस्था में आवश्यक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। संघीय व्यवस्था के लक्षण हैं, संविधान की सर्वोच्चता, लिखित संविधान, संविधान संशोधन की कठोर एवं लचीली प्रक्रिया होगी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होगा और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। ए, बी और सी तीनों ही सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की संघीय संरचना डैश के संविधान से प्रेरित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका के। भारतीय संविधान की संघीय संरचना अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। अगला प्रश्न है, संघीय संरचना भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाई गई थी। संघीय प्रणाली के बारे में कौन सा कथन गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में प्रावधान था कि भारत को 1947 के बाद संघीय प्रणाली को अपनाना है। ये कथन गलत दिया हुआ है। संघीय संरचना भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाई गई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में वर्णित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। अर्थात भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में एक प्रावधान था कि भारत को 1947 के बाद संघीय प्रणाली को अपनाना है। ये कथन गलत है। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई 52 विषयों की एक सूची है। निम्नलिखित में से समवर्ती सूची में शामिल विषयों की पहचान करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ट्रेड यूनियन। संविधान में शक्तियों का विभाजन 3 प्रकार से किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों के पास है। ट्रेड यूनियन समवर्ती सूची का विषय है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा राज्य संबंधों के लिए सरकारी आयोग नियुक्त किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1983 में। भारत सरकार द्वारा 1983 में कई मुद्दों की जांच के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था। आयोग का एक प्रमुख उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों की जांच करना था। 1988 में आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश की। अगला प्रश्न है, संघवाद के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, संघवाद विविधताओं के संस्थागतकरण पर जोर देता है और सामाजिक राजनीतिक सहयोग को सुगम बनाता है। दूसरा है, संघीय संविधान लोगों के विशेष सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देता है, विशेष रूप से अल्पसंख्यक को। तीसरा है, संघवाद शक्ति को विशिष्ट समूहों तक सीमित करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों। संघवाद का मूल सिद्धांत एक संघीय प्रणाली की स्थापना के लिए अनुकूल परिस्थितियों की व्याख्या करना है और इस प्रकार परिस्थितिजन्य कारकों और ताकतों के संदर्भ में संघवाद को परिभाषित करने का प्रयास करता है। संघवाद के सिद्धांत के अनुसार संघवाद की विशेषताएं हैं, संघवाद संस्कृति में मतभेद को वैध बनाने पर जोर देता है और सामाजिक राजनीतिक समझ को प्रोत्साहित करता है। संघीय संविधान लोगों, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों, भाषाई, क्षेत्रीय, जाति आधारित, नस्ली या धार्मिक को विशेष सांस्कृतिक अधिकारों की गारंटी देता है। संघवाद विशिष्ट समूहों के लिए शक्ति को सीमित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में संघ सूची का हिस्सा नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बाजार और मेले। भारतीय संविधान में केंद्र व राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के रूप में 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां उपलब्ध हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और संवर्ती सूची में 52 विषय हैं। बाजार और मेले राज्य सूची के विषय हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूचियों में केंद्र और राज्य सरकार के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन निर्धारित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 7वीं अनुसूची में। भारत का संविधान अपने स्वरूप में संघीय है और समस्त शक्तियां अनुसूची 7 के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजित हैं। संविधान के अनुच्छेद 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र राज्य विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 263 तक केंद्र व राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या की गई है। संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 268 से 293 तक केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है। यद्यपि केंद्र एवं राज्य अपने अपने क्षेत्रों में प्रमुख हैं, तथापि संघीय तंत्र के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए इनके मध्य अधिकतम सहभागिता और सहकारिता आवश्यक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवर्ती सूची में शामिल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जंगल। वन संवर्ती सूची का विषय है, जबकि कृषि व पुलिस राज्य सूची के विषय हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ प्रणाली में इनमें से किस शक्ति का प्रयोग मूल अधिकारों द्वारा सीमित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विधायी। संविधान के अनुच्छेद 13 क्लोज 2 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है। इस प्रकार भारतीय द्वैत प्रणाली में विधायी शक्ति को मूल अधिकारों द्वारा सीमित किया गया है। अगला प्रश्न है, चेक तथा बैलेंस प्रणाली किस प्रकार की सरकार, शक्ति या सत्ता बंटवारे की व्यवस्था में पाया जाता है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्षैतिज रूप से सत्ता का बंटवारा। चेक एवं बैलेंस प्रणाली संवैधानिक शासन एवं शक्ति पृथक्करण का आधार है। नियंत्रित शासन संवैधानिक शासन एवं स्वतंत्रता की गारंटी के रूप में प्रायः सभी संवैधानिक लोकतांत्रिक देशों में इसे अपनाया गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 121, 211, अनुच्छेद 361 सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति आदि चेक एवं बैलेंस प्रणाली के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, रक्षा और सशस्त्र बलों जैसी वस्तुओं को भारतीय संविधान की डैश सूची में शामिल किया गया है। पहला है संघ सूची, दूसरा है समवर्ती सूची। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केवल एक, संघ सूची। रक्षा और सशस्त्र बलों, विदेशी मामलों आदि वस्तुओं को भारतीय संविधान की संघ सूची में शामिल किया गया है। संविधान लागू होने के समय संघ सूची में 97 विषय थे, अब इसमें 100 विषय हैं। इस सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने के लिए केंद्र के पास विशेष अधिकार हैं। समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन जब भी संघर्ष होता है तो केंद्रीय कानून राज्य के कानून पर हावी होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघवाद में संघीय सत्ता के केंद्रीकरण के दो व्यापक प्रकार पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वे प्रकार नहीं हैं? पहला है परिस्थितिजन्य, दूसरा है सहमतिजन्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ना तो पहला और ना ही दूसरा। भारतीय संविधान में संघ को पर्याप्त शक्तिशाली बनाया गया है, जिसका वर्णन स्पष्ट रूप से संविधान में किया गया है। प्रथम स्थिति में देश पर कोई भी बाहरी संकट आने पर केंद्र की शक्तियों में तत्काल वृद्धि हो जाती है। दूसरी, कुछ ऐसी सामान्य परिस्थितियों का वर्णन है जहां केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक शक्ति संपन्न होता है, जैसे राज्यों की सीमा क्षेत्रों, नामों में परिवर्तन आदि, तथा नए राज्यों का सृजन करना। यहां परिस्थिति तथा राज्यों की सहमति से कोई वास्ता नहीं है। के.सी. वियर ने कहा है कि भारतीय संविधान की प्रकृति अर्धसंघीय है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा गठित निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सरकारिया आयोग। बढ़ते संघीय तनाव के कारण 1983 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया। केंद्र और राज्य सरकार के बीच सभी व्यवस्थाओं व कार्य पद्धतियों का परीक्षण करना और इस संबंध में उचित परिवर्तन व प्रामाणिक सिफारिशें प्रदान करना इस आयोग का दायित्व था। इस आयोग ने 1988 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसने केंद्र राज्य सुधार के लिए कुल 247 सिफारिशें प्रस्तुत की, जिसमें से 180 सिफारिशें केंद्र सरकार द्वारा लागू की जा चुकी है। अगला प्रश्न है, संघीय व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शक्ति का मुख्य अधिकार केंद्र सरकार के पास है। ये सही नहीं है। एक संघीय सरकार वह है जिसमें संविधान द्वारा ही राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकारों के बीच शक्तियों को विभाजित किया जाता है और दोनों स्वतंत्र रूप से अपने अपने अधिकार क्षेत्र में काम करते हैं। एक लिखित संविधान केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की संरचना, संगठन, शक्तियों और कार्यों को निर्दिष्ट करता है, उन सीमाओं को निर्धारित करता है जिनके भीतर उन्हें काम करना चाहिए। संघीय व्यवस्था का लक्ष्य है क्षेत्रीय विविधता को समायोजित करते हुए राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का हिस्सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विवाह और तलाक। वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। विवाह और तलाक समवर्ती सूची का विषय है। इसके अलावा शिक्षा, वन, नाप तौल,
वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन आदि विषय समवर्ती सूची में आते हैं। पशुपालन राज्य सूची का विषय है, जबकि सशस्त्र बल व नागरिकता संघ सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में 1 से डैश तक अंक आने वाले विषय शामिल हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 47। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में उन विषयों को शामिल किया जाता है जिन पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में 47 विषय हैं, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद विषयों की संख्या बढ़कर 52 हो गई। समवर्ती सूची का विचार ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य सूची का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? पहला है निगम कर राज्य सूची, दूसरा है जनगणना संघ सूची। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल दूसरा, जनगणना संघ सूची सही है। जनगणना और निगम कर दोनों ही संघ सूची के विषय हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वह सूचियां हैं जिनका उल्लेख ब्रिटिश भारतीय संविधान अधिनियम 1935 में किया गया था? पहला है समवर्ती सूची, दूसरा है प्रांतीय सूची और तीसरा है संघ सूची। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पहला, दूसरा और तीसरा तीनों। अगस्त 1935 में ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम 1935 बनाया। उस समय यह ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा कानून था। इस अधिनियम में 3 सूचियां थीं जो प्रत्येक सरकार के अधीन विषयों को देती थी: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। वायसराय को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई थी। इसने केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना का आह्वान किया। हालांकि इस खंड को कभी लागू नहीं किया गया था, इसीलिए संघ सूची कभी प्रवर्तन में नहीं आई। अगला प्रश्न है, केसी वियर के अनुसार भारतीय संघवाद के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सहायक संघीय सिद्धांत के साथ एकात्म राज्य। केसी वियर के अनुसार भारतीय संघवाद कुछ संघीय विशेषताओं के साथ एकात्मक राज्य है। वियर का मत है कि भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है जिसमें संघीय विशेषताएं नाम मात्र की हैं। भारत का संविधान संघीय कम और एकात्मक अधिक है। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट ओवन अपनी सहकारी पत्रिका में डैश में समाजवादी शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1827 में। रॉबर्ट ओवन ने पहली बार 1827 में अपनी सहकारी पत्रिका में समाजवादी शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, स्टेट कॉर्पोरेटिज्म पर किस विचारधारा ने जोर दिया? पहला है फासीवाद, दूसरा है समाजवाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केवल एक, फासीवाद। कॉर्पोरेट स्टेटिज्म, कॉर्पोरेटिज्म एक राजनीतिक संस्कृति और निगमवाद का एक रूप है जिनके अनुयायी मानते हैं कि कॉर्पोरेट समूह जो समाज का आधार बनता है वह राज्य है। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच फासीवादी इटली में कॉर्पोरेट राज्य लागू किया गया था जो आर्थिक समूहों के समायोजित हित के बजाय देश के तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी की इच्छा को प्रतिबिंबित करता है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शक्तियों को विभिन्न सामाजिक समूहों में भी बांटा जा सकता है। शक्तियों को विभिन्न सामाजिक समूहों में बांटा जा सकता है, यह कथन सत्य नहीं है क्योंकि शक्ति का विभाजन सरकार में निहित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मछली पालन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है जिसके कुछ अधिकार क्षेत्र हैं। दिए गए विकल्पों में विदेशी ऋण, बीमा व भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय संघ के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जबकि पशुधन और पशुपालन राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन्होंने भारतीय राजनीतिक प्रणाली को अर्ध संघीय के रूप में वर्णित किया है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केसी वियर। केसी वियर ने भारतीय राजनीतिक प्रणाली को अर्धसंघीय कहा है। भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है। यह कथन भी केसी वियर का है। जॉन ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्थानीय शासन। स्थानीय शासन राज्य सूची का विषय है, जबकि बैंकिंग, स्थानीय शासन और एयरवेज संघ सूची का विषय है। वर्तमान में राज्य सूची में कुल 61 विषय शामिल हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।